नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। संभल में जो डेमोग्राफिक चेंज आया, इसको लेकर बड़ी चिंताजनक लकीरें खिंच गई हैं और चर्चा भी शुरू हो गई है। संभल की क्या स्थिति है और संभल की स्थिति ये पहली या इसके बाद भी हमें आने वाले दिनों में कुछ सर्वे की ज़रूरत है? इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सर, न्यूज़ सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, संभल नगर पालिका का जो डेमोग्राफिकल डेटा आया है वो तो आपने देख ही लिया होगा। नहीं, देखिए, संभल का जो ये प्रश्न उभर करके आया है, ये एक प्रकार से प्रतीकात्मक ही है जी। ये प्रक्रिया देखा जाए तो 1947 में देश के विभाजन के पश्चात से पूरे के पूरा जो पुराना हमारा भारत था, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित, उसमें चल रहा है। और इसको हमें, यदि हम इसको समझेंगे नहीं तो हम समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। और यही हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति बराबर इन मुद्दों को पहचानने से इनकार कर देती है। अब जैसे मैंने जब ये कहा कि भाई पूरा जो भारतवर्ष था देश के विभाजन से पहले, अब जैसे 23% लोग कुल आबादी के हिंदू थे, हिंदू सिख इत्यादि थे पाकिस्तान के अंदर जी। और यही स्थिति लगभग बांग्लादेश के अंदर भी थी। परंतु उनके खिलाफ एक प्रकार का अभियान चलता रहा, चाहे वो उनके ऊपर अत्याचार करने का हो, चाहे उनको जो है बलात् धर्म परिवर्तन करने का हो, या जो कुछ भी हो, ये चलता रहा बराबर। नेहरू लियाकत समझौता हुआ। नेहरू लियाकत समझौते का उद्देश्य एकमात्र यही था कि हम अपने देश के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, विशेषकर मुस्लिम है, उसको सुरक्षा देंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे वहाँ के जो अल्पसंख्यक वर्ग है, हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, उनको वो सुरक्षा देंगे। हमने तो दी, हमारे स्वभाव में थी, उन्होंने नहीं दी। और इसका प्रमाण ये है कि जो संख्या 23% थी वो 1% रह गई। बांग्लादेश के अंदर 2-3% रह गई। तो ये जो प्रकरण है, ये जो प्रोसेस है, ये बराबर चला ही आ रहा है। क्योंकि उनका एक ऐसा हमको लगता है क्या ये है ये कि जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो एक एजेंडे को लेकर के चलते हैं। जिसको एजेंडे को हमने भी कहा कि भाई ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं गजवाए हिंद, तो उसको लेकर चलते हैं। तो ये वहां पर ये भी प्रकट हुआ है और ये वास्तव में चिंता की बात है। देखिए, हमारी जो सांस्कृतिक विशेषता है वो ये है कि हम कोई भेद नहीं करते और हम बराबर, माने चाहे भाजपा हो, भाजपा के हमारा नेतृत्व हो, भाजपा में माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो वोट बैंक का हिसाब नहीं लगाते। जो भी है, जो इस देश का नागरिक है, हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी कोई भी है, उसको बराबर अधिकार है, वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। हम जो है कहते हैं कि हमारे डीएनए एक ही है, हम ये कहते हैं कि पुरखे अलग नहीं है मुस्लिमों के भी। हमारी अप्रोच ही, क्योंकि हमको हमारे स्वभाव में वही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनके जो नेता हैं, वो इस बात को स्वीकार करने को अभी भी तैयार नहीं है। और संभल का जो प्रकरण है वो उस तरफ हमको संकेत करता है। एक अलार्मिंग वो सिचुएशन है, हमको एक अलार्म बजा है वो, जिससे हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इस प्रोसेस को कैसे रोका जाए, इसके विषय में क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, मैं कह नहीं सकता। लेकिन कुल मिलाकर के, क्योंकि डेमोग्राफी यदि चेंज होती है तो कई बार देश के विभाजन की आशंकाएं निर्मित होने लगती हैं। सर, आज के 5 साल पहले जब हम डेमोग्राफिक चेंज पे आवाज़ भी उठती थी तो उस मुद्दे को सांप्रदायिक कहा जाता था। आज ये संकट बन गया है। और क्या ये मान लिया जाए कि अब वो उचित वक्त आ गया है कि डेमोग्राफिकल सर्वे जो है उत्तर प्रदेश के कई जो जिले हैं उनमें हो जाना चाहिए? नहीं, संभल तो एक सैंपल है। ये कोई मतलब दिख रहा है। देखिए, 2 सवाल हैं बड़े सरल। भाई सिंपल बात यह है कि 1857 तक जिस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सब ठीक से रहते थे, वो ठीक है। कुछ मुस्लिम शासकों ने अन्याय अत्याचार किया होगा, बलात् धर्म परिवर्तन किया होगा, इसके बाद भी 1857 के अंदर वैसा भेद नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने एजेंडा चला, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी हुआ ये, तो उसके बाद ये एक सवाल, 2 सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर देश का विभाजन क्यों हुआ। देश का विभाजन इसी वजह से हुआ कि वो जो आइडेंटिटी थी, 2 नेशन थ्योरी, इस्लामिक, हाँ, जो 2 नेशन थ्योरी कह लीजिए, इस्लामिक आइडेंटिटी को महत्व देकर के देश को बांट दिया गया। या फिर देश की आजादी के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, वो भी इसी का प्रमाण है। तो ध्यान में ये बात आती है, एक डिजाइन के अंतर्गत कुछ लोग काम कर रहे हैं। वो डिजाइन यदि हम नहीं समझेंगे तो कैसे हल निकलेगा। अब देखिए, मैंने 1-2 बार पहले भी कहा, मैं अभी भी इस बात को दोहरा रहा हूं, हिंदुओं के बीच में
हिंदू रह रहे हैं सब तरफ, उस मोहल्ले के बीच में एक दो परिवार मुस्लिमों के रहे, उनको कोई संकट नहीं है। इसके अनेक उदाहरण हैं जी। लेकिन ये बात मुस्लिम समाज के विषय में इन जनरल नहीं कही जा सकती। तो मुस्लिम जो नेतृत्व है उसके बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए कि यदि कोई 4-5 परिवार या एक परिवार है तो वो सुरक्षित है, इसकी गारंटी क्यों नहीं दे पाते वो? माने ये स्थिति हो रही है। तो ये जो माहौल है ये देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति के कारण से निर्माण हुआ है और इसको हमें पलटना पड़ेगा। और देखिए, हमें उम्मीद है कि जो अन्य दल हैं जो अभी भी उसी प्रपंच के अंदर फंसे पड़े हैं, जो उसी बातों को अभी भी उठाते रहते हैं, चाहे वो टीएमसी हो खासतौर से या समाजवादी पार्टी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, वो भी इस बात को समझेंगे कि इस प्रकार की जो नीति हैं जो वोट बैंक की राजनीति के आधार पर चल रही हैं वो अंततः देश की सुरक्षा के प्रति संकट पैदा करने वाली हैं, इसीलिए उसको छोड़ें। दूसरा जो सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वो पीलीभीत रहा हो या और भी हैं, सीमावर्ती जिलों में ये संकट और ज़्यादा आ रहा है। वहाँ के आम लोग जो हैं वो आवाज़ उठाते हैं कि साहब 20 साल में तो यहाँ पे पूरा सिनेरियो बदल गया है ना। ये पीलीभीत तो काफी अंदर है जी। आप यदि पूरा का पूरा गोरखपुर के उधर का सीमांत का पूरा क्षेत्र देखेंगे, तरह के नेपाल से सटा हुआ और संकट पूरा का पूरा दिखाई देता है। मैं किशनगंज, मैं तो बिहार में रहा हूँ, मैं किशनगंज को मैंने धीरे 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 मुस्लिम डोमिनेंस में आते हुए देखा है जी। या जो आसाम का जो ध्रुवी जो क्षेत्र है, माने वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ के सांसद विधायक वो लोग बन गए जो कभी बांग्लादेश से आए थे। तो ये जो समस्याएं हैं मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं, कांग्रेस ने सबसे बड़ा नुकसान इस देश का वोट बैंक की राजनीति को प्रश्रय देकर के किया है। उसने कभी भी यहाँ का जो मुस्लिम 1947 से पहले जो जाना था चला गया, जो रह गया वो रह गया, रहे हुए मुस्लिम को उसने मुख्य धारा में लाने का प्रयास नहीं किया। वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से उसने उस मुस्लिम वर्ग को उनके नेताओं के माध्यम से उसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया जिस स्थिति में 1947 से पहले, विभाजन से पहले थे। ये बड़ी चिंता की बात है। ये सबसे बड़ा नुकसान मैं ये मानता हूँ। और भी नुकसान किए हैं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को लेकर के या जो है हमारी परंपरा के विषय में अविश्वास व्यक्त करके, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस ने ये किया है जिसके विषय में सबको चिंतित होना चाहिए, इसका हल ढूंढना चाहिए। ठीक। तो सर निश्चित तौर पर कि आने वाले दिनों में जो डेमोग्राफिक डेटा है इसको लेकर कॉन्क्रीट डिसीजन तो लेने ही चाहिए। एक सर सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, जब इस देश में जीएसटी आया था तो कहा गया था कि दूसरी क्रांति हो रही है, आप भी थे सदन में, आपने भी वो बहुत तालियां बजाई थी। अब जीएसटी का रिफॉर्म हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब ये नया बदलाव है। तो अब जो आम जनता सवाल पूछ रही है कि 8 साल पहले जीएसटी थी वो क्या थी, अगर वो सही थी तो अब क्यों करना पड़ा? नहीं, ये सवाल देखा जाए तो गलत है ये जी। हम कोई चीज करते हैं, हमने किसी माने नई रिजीम लेकर के आए, 17 जो है इस प्रकार के वो थे, उनको सबको मर्ज करके हमने एक टैक्स बनाया। हमने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स, उसके अपने फायदे थे ठीक। और उसमें धीरे धीरे चीजें आई और हमने उस वक्त ये भी ध्यान रखा कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो जो सामान्य 27% मुझे ध्यान है अभी भी 27% आया था जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होकर के होता था। तो हमने उससे सामान्य तो उसी के आसपास ही रखा कि टैक्स का बोझा सामान्य व्यक्ति पर न पड़े। तो देखिए जीएसटी के 2 उद्देश्य मुख्य रूप से थे। एक तो ये कि कॉम्प्लिकेशन जो था टैक्स सिस्टम के अंदर वो समाप्त हो, वो इजी हो, और दूसरा ये कि टैक्स नेट के अंदर लोग अधिक से अधिक आए, एक उसके अंदर पारदर्शिता आए, हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं टैक्स। अब सर सवाल यही उठता है कि लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब हम एक नई टैक्स रिजीम लाते हैं जी, तो उसको करने के बाद कुछ अनुभव आते हैं कि कैसे कैसे भी कहाँ कमी है, क्या कमी है। और आपको ध्यान होगा कि ठीक है एक बेसिक निर्णय चाहे केंद्र सरकार ले लेती हो, परंतु कुल मिलाकर के जीएसटी काउंसिल वही सारी चीजें तय करती है। उसके बराबर बैठकें होती हैं, प्रत्येक प्रदेश के जो वित्त मंत्री उसके पदेन सदस्य होते हैं, वहां जाकर के विषय रखते हैं, वहां पर वो निर्णय करते हैं। तो धीरे धीरे चीजें ये आई और अपने अनुभव के आधार पर जब ये ध्यान में आया कि हम अब ये चीजें चेंज कर सकते हैं, और देखा तो चेंज धीरे धीरे होता रहा है। और देखो बड़ा चेंज अभी आया है, और जैसा कहा भी है कि भाई हम यदि रेट घटाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और कुल मिलाकर के जो देश की जो आर्थिक चक्र है वो तीव्र गति से चलेगा और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर, विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो जीएसटी 1 और ये जीएसटी 2 दोनों का अपना महत्व है, दोनों की टाइमिंग का महत्व है। उस वक्त वो जरूरी था, आज ये जरूरी है। सर कांग्रेसी यही तो कहते हैं, उन्होंने जब राहुल गांधी ने यही कहा था कि जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स, तो कांग्रेसी यही कहते हैं कि
सरकार जो है वो अपने निर्णय पे बैक फुट पे आ जाती है। कांग्रेस का कुछ देखिए वजूद मतलब इन बातों की कि इसमें जैसे कि कहते हैं विश्वसनीयता इसलिए नहीं है कि कांग्रेस से कोई पूछे जीएसटी की पहले से बात चल रही थी, ये क्यों नहीं लागू कर पाए। इनके बारे में भरोसा ही नहीं था दुनिया को, पूरे प्रदेशों को किसी को तो भरोसा ही नहीं था, तो वो क्या कहते हैं उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं। वही कहते हैं दिक्कत तो यही कि आप तो सुनना भी नहीं चाहते उनकी बातों को, चाहे सदन में हो चाहे सड़क में हो। हमने सुना ना, हमने सुना, हम एक एक चीज को सुन रहे हैं। और ये जो जीएसटी काउंसिल के अंदर जब बैठकें होती हैं उसमें कांग्रेस के विधायक वो नहीं रहते क्या, वहां कुछ बोलते हैं बाहर कुछ बोलते हैं, तो ये समस्या है भाई। उसके अंदर जो भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां के वित्त मंत्री होते थे, वहां के जो है अन्य सब प्रतिनिधि होते थे, वो अपनी बात रखते थे। तो हमेशा जीएसटी काउंसिल के माध्यम से कांग्रेस की भी राय उस काउंसिल में आती रही है। अब ये बातें कहना, और देखिए कांग्रेस का, मैं विषय को लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि थोड़ा सा विषय थोड़ा बहुत विषयांतर भी उसके अंदर हो जाएगा। कांग्रेस का पिछले 8-10 साल के अंदर 2014 के बाद से ये एक ट्रेंड बन गया है कि उसको हर चीज का विरोध करना है, और बाद में वो ध्यान में आता है कि विरोध का कोई आधार ही नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि जीएसटी के बारे में भी उसका जो अब विरोध है वो इसी प्रकार का है, और मैं कहूँगा कि यदि उनको ठीक लग रहा है ले वो श्रेय, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर पॉलिटिक्स को आप बड़ा गहराई से समझते हैं। 9 अक्टूबर को कांसीराम की पुण्यतिथि है और मायावती जी सख्त प्रदर्शन करने वाली हैं। अब मायावती जब सख्त प्रदर्शन करेंगी तो पॉलिटिकल सिनेरियो यूपी का क्या बदलेगा? अभी क्या कह सकते हैं, अभी आने तो दीजिए। और ठीक है भाई, मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री तो हमने उनको बनाया था, एक बार और भी मुख्यमंत्री रही है, तो वो नेता हैं प्रदेश की। अब वो अब तक कहाँ थी, अब प्रकट हो रही हैं, आए वो, अब उनकी समस्याएं वो भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि वो होती हैं, सक्रिय होती हैं, उनके माध्यम से कुछ राजनीति के अंदर कुछ हलचल होती है तो अच्छी बात है, देखेंगे क्या परिणाम होता है। सर एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए, वोट चोरी करते हैं आप लोग? कौन वोट चोरी करता है? वोट चोरी कौन कैसे कर सकता है? बड़े आरोप लग रहे हैं, बिहार से लेके और दिल्ली तक आरोप लग रहे हैं। राफेल के बारे में लगाए, राफेल केवल जो है वायुसेना को दे नहीं पाए, आप जो है केवल कमीशन। राहुल गांधी के पास पूरे तथ्य हैं सर। कुछ नहीं, कोई तर्क नहीं है, सब झूठ है वो। अच्छा, आप देखिए जरा उसमें वोट चोरी कोई कैसे कर लेगा? आपके बीएलएज हैं, अब वो चुनाव आयोग ने उसका उत्तर दिया है। ये देखा जाए तो विषय ही चुनाव आयोग का, ये राजनीतिक दल का विषय है ही नहीं। वोट बनवाना, वोट डलवाना, वोट के लिए व्यवस्थाएं करना, ये चुनाव आयोग का विषय है। और चुनाव आयोग ने कैटेगरी कहा है। आप जो बता रहे हैं, आपने एक भी शिकायत आपने लिखित में नहीं डाली है। और देखिए कई बार निचले स्तर पर, बूथ के स्तर के ऊपर कोई गलती चूक हो सकती है, परंतु वो चूक किसी राजनीतिक दल के द्वारा कराई जा रही है, जो नाबद्ध ढंग से कराई जा रही है, ये तर्क ही गलत है। और ये इसलिए चिंताजनक है कि देश का इतना प्रतिष्ठित चुनाव आयोग, जिसकी दुनिया में साख है, जिसकी दुनिया में इज्जत है, और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक काम कर रहा है, चाहे वो आपने ईवीएम के बारे में सवाल उठाया, अब आपने नया विषय उठा रहे हैं, तो वास्तव में ये अच्छा नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं की जो स्वायत्तता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको कोई शिकायत है, आप दीजिए लिख करके। अब उन्होंने बुलाया था कि आइए हम 30 लोगों का बड़ा ग्रुप होता है 30 लोगों कि 30 लोगों का आप प्रतिनिधिमंडल लेकर के आइए, सवाल दीजिए। हम बोले हम तो 3000 लोग करके रहेंगे। यही बताता है कि कांग्रेस गंभीर नहीं है, वो केवल धूल फेंक करके भाग जाना, स्लोगन थ्रो करना, हाँ यही करती आ रही है। और मैं समझता हूँ जनता भी समझेगी, एक निगेटिव नैरेटिव खड़ा करके राजनीति के अंदर यश प्राप्त करना ये उनकी इच्छा रहती है, परंतु जनता भी सब समझती है। कोई वोट चोरी कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। वोट चोरी जब होती थी बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से, अब मैं पुरानी बात करने नहीं चाहता, पुरानी बात चली गई। 52 के चुनाव में, 57 के चुनाव में बक्से बदल दिए जाते थे, वो वोट चोरी होती थी। आज ट्रांसपेरेंसी के जमाने के अंदर वोट चोरी जैसा संभव नहीं है। अच्छा हो कि विरोधी दल या जो भी दल हैं वो अपने बीएलएस को एक्टिव करें और उनके माध्यम से यदि कहीं वोट बनने हैं, यदि कहीं पर वोट गलत बने हुए हैं, उनको ठीक कराएं। इस प्रकार के आरोप इलेक्शन कमीशन को न लगाएं। सर एक सवाल का जवाब और हम आपसे जानना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने कल एक आईएएस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी छवि जिन्होंने ख़राब करी है उनको नहीं भूलेंगे। टोटी चोर का जो एक स्लोगन चला था सियासत के अंदर, और अखिलेश यादव को बड़ा ट्रोल किया गया इसके ऊपर। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या कोई प्रशासनिक गठजोड़ क्या किसी नेता की छवि खराब करने के लिए ऐसा काम कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये उन्होंने क्या किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और जो आज भी एक उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में जिसकी गिनती है, उसको भाषा की मर्यादा
उसका पालन करना चाहिए। कोई इस प्रकार की बातें हैं उसको नहीं कहनी चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने न्यूज़ सर्किल को समय दिया। तो पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने बहुत सारे मुद्दों पर अपने जो विचार रखे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।